हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस की या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही नहीं, इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि जो ओम्स लॉ हैं वो कौन से ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, कौन से नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी क्या है और साथ में मेजनर इफेक्ट क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो लेक्चर का। बात को शुरू करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज या सीक्वेंस में देखिए, जिससे कि पूरी बात बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपकी समझ में आ जाए और फिजिक्स काफी आसान लगे। चलिए बात को शुरू करते हैं। जैसा मैं बात कर रहा था कि चैप्टर 3 की ही पूरी कहानी है। जिन टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा मैंने शुरू में लिस्ट बना दी कि जो भी बच्चा देखने वाला है उनमें से अगर ये टॉपिक्स उसके इंटरेस्ट के हैं तो जरूर देखेगा। जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है और वो भी मेटल्स में क्या फर्क पड़ता है, और चीजों में क्या फर्क पड़ता है, जैसे कि इंसुलेटर्स हों या सेमीकंडक्टर्स हों या इलेक्ट्रोलाइट्स हों, तो उनमें क्या फर्क पड़ेगा वो भी देखेंगे। फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, यानी कहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, कहां पर करता भी है। सुपर कंडक्टिविटी की बात करेंगे और फिर हम मेजनर इफेक्ट की बात करेंगे। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो बिल्कुल ही। तो ये जो लेक्चर्स हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी जेईई एग्जामिनेशंस या नीट एग्जामिनेशंस के लिए भी 100% सारे टॉपिक्स में कवर कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिल जाएगा। खैर, बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, अब ये आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखिए, पहली बात करूंगा मैं मेटल्स के लेके बात कर रहा हूं अभी, फिर बाकी बातें करूंगा। हमारे पास जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था आपने ध्यान दिया होगा, जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, m/ne² × टाउ। ये एक फॉर्मूला हुआ करता था इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, मेटल्स। कंडक्टर के केस में m था मास ऑफ, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर्स में तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, ये था कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स, और ई था इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज, और टाउ था रिलैक्सेशन टाइम। और आपको ये पता ही है कि ये थी क्या, रेजिस्टिविटी। और अगर R की बात करें तो R इज ρL/A, R इज प्रोपोर्शनल टू रो। तो जो इंपैक्ट रो पर पड़ेगा वही इंपैक्ट R पे पड़ने वाला है। ये भी हमारी क्लैरिटी के साथ है। अगर हमारा L और A कांस्टेंट है और L A वेरी कर रहा है तो R के साथ आ जाएगा। डिफरेंट स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं तो हम अब यहां पर देखिए, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मेटल्स में क्या होने वाला है। मैंने हेडिंग शायद डाली है आगे, यहां देखते हैं। हाँ, इस मेटल की चर्चा कर रहे हैं तो मैं इसी स्लाइड पे आ जाता हूं। वो बात समझा दी थी मैंने। फॉर्मूला ले लेते हैं रो और m/ne² टाउ। बाकी बातें मैंने समझाई थी भी आपको। इसमें देखिए क्या होगा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, T को आपने बढ़ाना शुरू कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर उनका रफ्तार या स्पीड बढ़ जाएगी। जब उनकी स्पीड बढ़ने लगेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज। भाई, जो एक कंडक्टर होता है उसके अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और जिस एटम से वो निकला है, पहले ये था न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इनके अलावा बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भी होंगे इनके आजू बाजू, और फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये क्या करता है, मान लीजिए यहां पे गया, टक्कर खाया, फिर दूसरी टक्कर खाया, फिर तीसरी टक्कर खाया, ऐसे टक्कर खा खा के आगे बढ़ता है और तभी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते थे। अब जैसे ही टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, व्हाट विल हैपन कि ये 1 सेकंड में जितनी टक्कर खा रहा था उससे ज्यादा टक्कर खाने लगेगा, यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज। क्या इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज, क्योंकि उसको एनर्जी मिलेगी टेम्परेचर से, और टेम्परेचर राइज करने से तो वो तेजी से लड़ना शुरू कर देगा। इस वजह से क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन
टाइम जिसे हम लोग टाउ कह रहे हैं विल डिक्रीज। भाई रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना बेटा। तो रिलैक्सेशन टाइम की बात करूंगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि भाई नंबर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम क्या था? दो लगातार टक्करों के बीच में लगने वाला समय, एक टक्कर दूसरी टक्कर, जो समय बीच का बचा जिसमें टक्कर नहीं खाया, रिलैक्स हुआ इलेक्ट्रॉन, वो टाइम था रिलैक्सेशन टाइम। अब पहले सपोज करिए 1 सेकंड में 5 टक्कर हो रही थी समझाने के लिए, अब 5 की जगह 10 होने लगी तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, दो टक्करों के बीच में लगने वाला समय कम हो जाएगा क्योंकि टक्करें बढ़ गई। उस सिचुएशन में जैसे ही टाउ घटेगा व्हाट विल हैपन? रो विल इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो रिजल्ट हमारा ये रहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा रेजिस्टिविटी, इसको रेजिस्टिविटी कह देते हैं और इसी के हिसाब से रेजिस्टेंस भी कह देंगे, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाने वाली है। लेकिन क्यों इंक्रीज करेगी उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज इन मेटल, इन कंडक्टर्स, एंड दैट इज द रीजन फॉर रिलैक्सेशन टाइम, जिससे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम घटने की वजह से टाउ की घटने की वजह से रो विल इंक्रीज। फाइनल रिजल्ट फॉर मेटल्स, टेम्परेचर बढ़ाने पर नॉर्मल कंडीशंस में मोटे तौर पे अधिकतर मेटल्स में आप पाएंगे कि जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अब इसके आगे कुछ बातें और समझ लेते हैं कि देखिए, अब रेजिस्टेंस की बात मेटल की ही कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। अब रेजिस्टेंस की बात करें, जैसा हम लोगों ने देखा था कि R इज प्रोपोर्शनल टू रो, अगर L एक कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो R इज प्रोपोर्शनल टू A रो। इस दशा में हमारी जो रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस के बढ़ता है तो किस पैटर्न पर बढ़ता है? अब चर्चा ये कर रहे हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ा, लेकिन उसके बढ़ने का स्वरूप क्या है, बढ़ने का फॉर्म क्या है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? तो उस पैटर्न की बात की जाए तो पैटर्न रहता है, अगर मैं RT लिख दूं यहां पर तो वैल्यू हो जाएगी RT0 1 प्लस एल्फा T माइनस T0 प्लस बीटा T माइनस T0 का स्क्वायर। ये एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब RT0 क्या, मैं लिख देता हूं कुछ वैल्यू। T0 क्या है? रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से बातचीत शुरू की जा रही है और जिस टेम्परेचर तक आप गए हैं। अब अल्फा बीटा क्या है? तो अल्फा बीटा होता है यहां टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। तो इस पैटर्न के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब इन द केस ऑफ मेटल के केस में मैं इसको कलरफुल थोड़ा करता रहा हूं जिससे अच्छा लगे। अब इन द केस ऑफ प्योर कंडक्टर्स या मेटल्स, इन द केस ऑफ मेटल्स या प्योर कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो बीटा होता है वो बहुत कम होता है। बीटा इज वेरी लेस। अगर बीटा हमारा काफी कम होगा तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को या इसी रिलेशनशिप को हम नए तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो क्या हो जाएगी? RT इज इक्वल टू RT0 1 प्लस एल्फा T माइनस T0 लिखा, इसको आप कई किताबों में डेल्टा T भी लिख देते हैं। ये एक रिलेशनशिप हो गई, ये एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को हमें याद या ध्यान रखना चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, एक आधे न्यूमेरिकल हम लोग लगाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको शॉर्ट में लिखना चाहिए। कई लोग ये जो रेफरेंस टेम्परेचर होता है नॉर्मली या तो 0 लेते हैं हम लोग या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। अगर हम 0 लेंगे, सपोज अगर हमने रेफरेंस टेम्परेचर इफ T0 इज इक्वल टू 0 केल्विन कह लीजिए या डिग्री सेंटीग्रेड में ही चलने की बात करते हैं हम लोग, डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर देते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ले रहे हैं तो उस दशा में हमारा RT कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R0, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना रेजिस्टेंस था? 1 प्लस ये अल्फा T माइनस T0,
अब टी नॉट की वैल्यू है 0, तो ये टी बचा ना, तो यहां पर हमें लिख देना होगा अल्फा टी, वरना कई लोग इसको डेल्टा टी भी लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 0 हमारा डिफरेंस टेम्परेचर है तो इस तरह से चर्चा की जा सकती है। अब हम जैसा जान भी रहे थे कि आर और रो में एक प्रोपोर्शनली होते हैं, तो रो के हिसाब से लिखें तो रो का भी फॉर्मूला यही लिख देना होगा हमको, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। रो है रेजिस्टिविटी और आर है रेजिस्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं आर और रो प्रोपोर्शनल होते हैं अगर एल और ए को हम कांस्टेंट कर ले जाएं तो। कर क्या ले जाए, अगर ये सेम सैंपल लिया है तो कांस्टेंट मोटे तौर पे पकड़ लेते हैं। ये एक फॉर्मूला और आ गया। इसमें अगर अल्फा निकालना पड़े, कई सवालों में अल्फा निकालने की बात करते हैं, तो बहुत ही आसानी से अल्फा निकालना हो तो अल्फा बराबर क्या लिख देंगे आप, इसको इधर माइनस कर दीजिए, रो माइनस रो नॉट, और यहां वैल्यू हो गई रो नॉट टी माइनस टी नॉट। इसको अगर आप डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें तो 1 अपॉन रो नॉट, ये डेल्टा रो है जिसे आप डी रो अपॉन डी टी कह सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखा जा सकता है, डिफरेंट सिचुएशंस काम बनेगा ले देके। तो ये एक मेटल्स का एक हिसाब किताब है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर ग्राफ की बात करें तो एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, फिर तीनों का एक साथ बनाने के भी दिखा देंगे। ये मान लीजिए ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टिविटी है, तो कई तरह के ग्राफ बन सकते हैं। इस तरीके से ग्राफ सपोज करिए बनाए कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया वैसे वैसे हमारा रेजिस्टिविटी भी बढ़ती चलेगी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो ये बातचीत कुछ हद तक आपको समझ में आती है। ये फॉर्मूला एक और था, जस्ट टू रिमाइंड यू कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता ही है। इससे आप बाकी वैल्यूज निकालते रह सकते हैं। तो ये कंडीशन यहां मिल जाती है। आगे देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे जो बेस न्यूमेरिकल है वो आगे हम लोग लगाएंगे। 2 न्यूमेरिकल लिए हैं, अच्छे न्यूमेरिकल हैं, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। अब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होने वाला है भाई। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ गया था। क्या सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है क्या? तो आंसर है इसमें ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ड्रॉप कर जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन जनरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेमीकंडक्टर भी कई तरह के होते हैं, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गैप। तो अब जब सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो इन डिटेल में इस बातों को डिस्कस करेंगे। अभी मोटे तौर पे आप क्या समझेंगे कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रेजिस्टिविटी गिर जाती है या रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये क्यों हो जाता है, और कोई रिलेशनशिप हो तो पता चल जाए। तो देखिए होता क्या है, मेटल के केस में क्या था कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए, और जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ और फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। इस सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर्स में क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रचुर मात्रा में नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन का चर्चा नहीं होती इसमें चार्ज कैरियर तो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और साथ में होल्स रहते हैं। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, समझिएगा मेरी बात को, ये मान लीजिए कोई एक सेमीकंडक्टर का सैंपल है, ये टुकड़ा है। अब इसमें जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टग ऑफ वॉर होती है कह लीजिए, यानी 2 चीजें हो रही होती है। एक, इलेक्ट्रॉन जो उपलब्ध है उनका रिलैक्सेशन टाइम घटना, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़े, जैसा कि मेटल्स में हुआ था। दूसरी घटना कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर या इसको एनर्जी ज्यादा मिलने लगती है, तो इनके एटम्स में जिनके इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर नहीं आ पाए थे, इसको छोड़ के नहीं आ पाए थे, अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एनर्जी मिल गई इनको, और जिनके नहीं आए थे उनके भी टूट के अलग होने लगे। बात समझ में आ रही है भाई? सपोज करिए, और सरल एग्जांपल कि 100 एटम्स थे, सपोज करिए 100 में सेमीकंडक्टर्स में सपोज करें कि 15 एटम्स ऐसे थे जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए थे, वो आयन बन गए थे। 85 एटम्स थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल थे वो। अब आपने हीट दी, टेम्परेचर राइज किया,
तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो 85 या 85 बचे थे उसमें से 20 और टूट गए साहब। मेटल्स में नहीं हुआ था, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत थे, वहां कुछ नहीं टूटे, उसके ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर दूसरा रहा। बात समझ पा रहे हैं? तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो चार्ज कैरियर्स थे, जो 15 फ्री इलेक्ट्रॉन थे इस तरीके से, उसमें 20 और ऐड हो गए अब टूट के, तो टोटल अब कितने हो गए? 35। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई, एन बढ़ गया, ज्यादा चार्ज कैरियर उपलब्ध हो गए, और ज्यादा चार्ज कैरियर उपलब्ध होने की वजह से हमारा क्या काम हुआ? कंडक्टिविटी या करंट आसानी से फ्लो होने लगी। बात पकड़ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो यहां पर सेमीकंडक्टर में जो घटना होती है वो एन जो है चार्ज कैरियर्स वो ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। तो जिन एटम्स से इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर नहीं निकल पाया था, अब उन एटम्स में भी टूट कर वो बाहर निकल आता है। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर विल इंक्रीज नाउ। दैट इज द रीजन व्हाई द रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजिंग एंड कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। एक रिलेशनशिप होती है जो आप आगे पढ़ेंगे, मोटे तौर पे आप समझना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की रिलेशनशिप है वो क्या बनती है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी अभी मैं बात लिख रहा हूं, और ये सेमीकंडक्टर के लिए बात की जा रही है, या इंसुलेटर्स की कह दीजिए, सेमीकंडक्टर्स बेसिकली उसके लिए बात करिए। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं टेम्परेचर T पर। तो उसको लिखते थे NT इज इक्वल टू N0, जीरो टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ में एक्सपोनेंशियल वाला E माइनस EG अपॉन KBT, ये रिलेशनशिप होती है। यहां पर जो EG है वो होता है एनर्जी गैप, वो तब पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं जा रहे, बस आपको जानकारी दे रहे हैं। ये होता है एनर्जी गैप। किसके बीच का एनर्जी गैप होता है? कंडक्शन और वैलेंस बैंड्स का, बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स। साथ में केबीटी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आप पहचानते होंगे, समझ ही चुके हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और कोई चीज है T टेम्परेचर है, ये आप पहचान ही रहे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं, केल्विन में टेम्परेचर डाल दीजिए। तो इस रिलेशन से हमें यह अंदाजा लगता है जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, देखिए टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो माइनस में वैल्यू लिखी हुई है ना, ये तो माइनस में, अब इसकी माइनस को मैं पहले खत्म कर दूं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए NT लिखा, अब इसका रो से क्या प्रोपोर्शन होता है? रो, कलर चेंज कर रहे हैं, रो जो होता है वो 1/NT के प्रोपोर्शनल होगा। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अगर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज, ये हमें मालूम है। तो इसको मैं इसी को थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, देखिए इसको नोट करते हुए जाइएगा, मैं पूरा ही ऊपर कर देता हूं, फ्रेश लिख देता हूं कि 1/ρT की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। 1/ρ0 क्योंकि प्रोपोर्शनल था, e की पावर माइनस EG अपॉन KBT। अब बात करें अगर ρT की, जिससे आप समझ पाए, तो ये हो गया ρ0 अपॉन कर दिया है, और इसकी वैल्यू माइनस की प्लस हो गई EG अपॉन KBT। ये एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला है ही, ये रेजिस्टिविटी है। अब E जो होता है उसकी वैल्यू समझने के लिए 2.7 मान लीजिए, 2.71 मान लीजिए। E एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71 है अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा पकड़ लीजिए, यही होता है मतलब कैलकुलस में। अब E की वैल्यू में जैसे जैसे T बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये पूरी वैल्यू घट जाएगी ना, क्योंकि अपॉन में है, ये ऐसे लिखा हुआ, ध्यान से देखो, मैं समझाना चाहता हूं बेहतर तरीके से जैसे दिमाग पे घुस जाए। ये एक्सप्रेशन देखिए, अगर आप T को इंक्रीज करेंगे तो होल वैल्यू विल डिक्रीज, T को इंक्रीज करेंगे तो होल वैल्यू विल डिक्रीज, और ये E की पावर यानी 2.71 की पावर इज डिक्रीजिंग, तो होल वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो अगर ये पूरी चीज डिक्रीज कर रही है तो रो क्या है? डिक्रीज कर रहा। बात पकड़ में आई?
ये पावर है 2.71 की, ये पूरी पावर है Eg/kBt। अगर t बढ़ाने पर हमारा ये वैल्यू घट रहा है तो 2 पॉइंट समथिंग का पावर है, अगर घटेगा तो होल वैल्यू विल डिक्रीज, पूरी वैल्यू अगर कम होगी तो ये तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये रो विल डिक्रीज, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रो हमारा घटता है। ये नेट कहानी है इन सेमीकंडक्टर्स, ये ध्यान रखिए। तो ऐसा पकड़ के नहीं चलना है, या इंसुलेटर्स की बात कर दे कि अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होंगे तो बिहेवियर रेजिस्टेंस का बदल जाता है, तो मेटल्स में अलग था। मेरे ख्याल से बात को पकड़ पाए होंगे। अब अगली बात करते हैं, इतनी बात आपके दिमाग तक पहुंची होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में मान लीजिए NaCl आपने बना रखा है, सपोज आपको थोड़ा फोटोग्राफ एनोड कैथोड जो भी डाल डूल के आप बैठे हुए हैं, यहां पर ये आपने NaCl Na+ और Cl- मान लीजिए घोल रखा है कहीं पर। अब यहां पर क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन आयंस या सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच में, वो डिक्रीज कर जाते हैं, तो इसका डाइल्यूशन हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट। जब डाइल्यूट हो जाएगा तो आयंस को, क्योंकि इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, चार्ज कैरियर्स, तो इन आयंस को मूव करने में आसानी हो जाती है। जैसे एक रोड है, रोड पे ज्यादा ट्रैफिक है तो आपको चलने में मुश्किल आएगी, और ट्रैफिक नहीं है या बहुत कम है तो आप आराम से दौड़ पड़ेंगे वहां पर। वही कहानियां हैं कि अगर यहां पर जो ये इलेक्ट्रोलाइट है टेम्परेचर बढ़ाने पर डाइल्यूट कर रहा है, यानी उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं एटम्स के बीच में या आयंस के बीच में, वो घट जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या हो गया, रास्ता बढ़ने का आसान हो गया। अट्रैक्टिव फोर्स होता पहले ज्यादा तो रोकता आगे बढ़ने से। आपको बात पकड़ में आ रही है? तो इस वजह से हमारा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, और कंडक्टिविटी जो इसका उल्टा होता है वो इंक्रीज कर जाएगी। ये कहानी हमारी होती है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की। जैसे भी सेमीकंडक्टर्स का देखा था तो वो एक अलग फॉर्मूले के बेसिस पे चल रहा था, और इसकी कहानी अलग, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स आयंस होते हैं। और अगर चौथी बात जो कि ग्राफ के तौर पे शायद यहां पर उपलब्ध नहीं है, शायद नहीं बनाई होगी, मैं लगता है हेडिंग न्यूमेरिकल ले लिया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो कुछ जो एलॉयज होते हैं भाई, ये तीन तो मेन बातें हो गई, मेटल्स हो गया, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। मान लीजिए आपने लिया है कोई एलॉय, तो एलॉयज में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने या घटने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एलॉय का एग्जाम्पल नाइक्रोम जैसे, मैंगानिन बोल दीजिए, कंस्टेंटेन, ये सब आपने पढ़े, ये एलॉयज होते हैं, और इन एलॉयज के अंदर ये मिक्स करके बनाते हैं ना, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी रेजिस्टेंस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यूज भी किए जाते हैं। इसकी भी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ, तीनों चारों बातों को एक साथ लेते हुए, जिससे आपको समझने में मदद मिले। तो एक तरफ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और दूसरी तरफ टेम्परेचर। तो ये मैं टेम्परेचर दिखा दिया, ये रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दिखा दिया मैंने इस तरफ, ओरिजिन हो ही गया। अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स या मेटल्स की, तो मेटल में इसी कलर से दिखा देता हूं। कुछ आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। ये किसके लिए ग्राफ हो गया, फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। दूसरी बात करें बेटा, अगर हमारा सेमीकंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये घटते हैं। ये किसकी कहानी हो गई, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स कह लीजिए, कार्बन इंसुलेटर्स कह लीजिए साथ में, या फिर आप इलेक्ट्रोलाइट्स कह लीजिए। अभी जो बातें हम लोगों ने समझी थी, तो इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। बात को पकड़ पा रहे होंगे। अब बात कर देते हैं एलॉयज की, तो उसका कलर बदल लेते हैं। और एलॉयज के केस में कुछ आप ऐसे मोटे तौर पर थोड़ा बहुत करते हुए ऐसे जाएंगे। ये किसकी कहानी है, ये एलॉयज की है। एग्जाम्पल कैसे है, जैसे कि मैंगानीन या नाइक्रोम
तो ये जो एलॉयज हैं, ये नाइक्रोम, ये सब और भी कंस्टेंटेन, ये एलॉयज जो होते हैं इनमें देखिए टेम्परेचर को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली जाती है, या ये ग्राफ आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए जिससे एक अंदाजा, एक पैटर्न दिमाग में रहे। चलते हैं, करते हैं अगली बात। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा एक चीज और सीख लेते हैं कि कहीं सवालों में अल्फा निकालने की बात की जाती है, जिसे आप टेम्परेचर कोफिशिएंट्स बोल रहे हैं, तो वो कैसे निकालते हैं उसमें भी एक डेरिवेशन कर लेते हैं, बहुत ही छोटा और सरल। यानी इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये टेम्परेचर पर R1 का मतलब हो गया किसी टेम्परेचर पर R1 रेजिस्टेंस है, किसी दूसरे टेम्परेचर पे R2 रेजिस्टेंस है, और R1 T2 माइनस T1। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, समझ लीजिए। इसी को फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यही हमारा कोफिशिएंट है। तो कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे, देखिए बहुत ही आसान, हमको पता ही है कि R1 की जो वैल्यू होती है वो होती है R0 1 प्लस अल्फा T1, और इसी तरह R2 की वैल्यू हो जाएगी R0 1 प्लस अल्फा T2। अब इन दोनों को मैं आपस में कर दूंगा डिवाइड, तो R2 अपॉन R1, R0 कैंसिल हो गया, और 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1। ये देखिए ये वैल्यू आई, इसको ऊपर ले लीजिए, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं R2 अपॉन R1 1 प्लस अल्फा T2, और इसको लिख सकता हूं 1 प्लस अल्फा T1 की पावर -1। बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपैंड कर देंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा T2 एंड 1 माइनस अल्फा T1। इसके बाद सीरीज लिखेंगे जब बाइनोमियल से, तो अल्फा की हाइयर पावर्स आएंगी, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। अल्फा बहुत छोटे ऑर्डर का होता है, इसलिए उसकी जो स्क्वायर और उससे बड़ी पावर्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए 1 माइनस अल्फा T1 ही हमारे पास बचता है। यहां से वैल्यू क्या आ गई, ये देखिए वैल्यू बन गई R2 अपॉन R1 1 प्लस अल्फा T2 1 माइनस अल्फा T1। अब देखिए आगे इसको थोड़ा सा और वर्किंग करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं R2 अपॉन R1, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस अल्फा T1 माइनस अल्फा स्क्वायर T1 T2। फिर से अल्फा स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको फिर से नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि अल्फा स्क्वायर काफी छोटा टर्म मिलने वाला है। तो R2 अपॉन R1, ये वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 1 प्लस अल्फा ले लीजिए कॉमन T2 माइनस T1। ध्यान से देखिएगा, है बहुत सरल। अब R2 की वैल्यू क्या हो गई, अगर R2 की वैल्यू लिखूं तो यहां पे लिखा जैसे R1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और R1 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी देखिए लिख सकते हैं, फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं, या R2 इज इक्वल टू R1 और 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इस तरह भी आप दिमाग में इस बात को रख सकते हैं। और यहां से अगर अल्फा निकालने का जिक्र करें, जैसा क्योंकि हम लोगों ने अल्फा डेरिवेशन की बात कर रहे थे, तो अल्फा कितना आ जाएगा यहां से, तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये हो गया R2 माइनस R1 दिख रहा है आपको, अपॉन बात करें तो R1 और T2 माइनस T1 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये इसका डेरिवेशन, दोनों ही फॉर्मूले नुमा हमारे दिमाग में रहने चाहिए। और कहीं पर इसमें अगर टेम्परेचर किसी का T1 का 0 दे दिया गया है, सपोज टेम्परेचर T1 का 0 अगर है, तो हम 0 की वैल्यू सीधे पुट कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप 0 पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस टेम्परेचर T माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड T माइनस 0, जो कि केवल T बनेगा। तो RT माइनस R0
अपॉन R0 इंटू टी। ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर हमारा टेम्परेचर हम लोगों ने यहां पर T1 = 0 लिया था। नहीं लिया तो कोई बात नहीं। तो ये फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम पिकअप करने वाले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा अगला न्यूमेरिकल बेटा जो हम लोग करना चाहेंगे, और ये न्यूमेरिकल क्या है इसका जिक्र करते हैं और सॉल्व करके मैं दिखाता हूं कितना आसानी से ये हो जाने वाला है। देखा है, मेटेलिक वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो R1 की वैल्यू दे रखी है 120 ओम और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम। हमें किसी रेजिस्टेंस पर 240 ओम का रेजिस्टेंस जा रहा है और टेम्परेचर तो T है, T2 को हम ले लेते हैं T या T2 ही रखते हैं। अल्फा दे रखा है 2 × 10⁻⁴। ठीक, आगे लेके चलते हैं और देखते हैं हमारे हाथ में क्या है। ये डिग्री सेंटीग्रेड है यहां पर। अब जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी, कि अगर मैं R2 की बात करूं तो R1 1 + अल्फा T2 - T1 अभी देखा था हम लोगों ने फॉर्मूला, इसी में वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। R2 में निकालना है किस टेम्परेचर पे, वो दे रखा 240 240, तो ये वैल्यू रही 240, ये रही 120, 1 + अल्फा है 2 × 10⁻⁴। T2 कितना है हमको पता नहीं, T1 कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए वैल्यू रखी, इसको नीचे लाओगे तो ये 240/120 2 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। ये बची 1 + 2 × 10⁻⁴ T2 - 20। अब इसको 1 करोगे तो 1 बचेगा, तो T2 - 20 क्या रहा। अगर मैं यहां देखूं तो ये वैल्यू रही 1/2 × 10⁻⁴। और आगे एक कदम लेके चलें तो क्या वैल्यू आने वाली है बेटा, यहां पर आप लिख सकते हैं T2 = 20 + 1/2 का मतलब हो गया 0.5 और ये 0.5 × 10⁻⁴। तो ये काफी, तो ये वैल्यू आ गई देखिए 20 + 5000, तो ये वैल्यू बनी, इसको जोड़ दीजिए आपस में, तो T2 का टेम्परेचर आया 5020 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो जहां भी आए, बोर्ड में आए, नीट में आए, जेईई मेंस में, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल। अगला भी एक सवाल करेंगे लेकिन ये आप नोट कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूं। आसान सवाल था, ऐसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, मैं पूरा दिखा देता हूं। ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वहां हमारे लिए क्या है। तो बच्चों अगला सवाल करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चंस में से है, कई जगह आपको ये मिलेगा। देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। यहां पर ए रेजिस्टेंस R ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए रेजिस्टेंस 3R। R को 3R में लगा रहे हैं पैरेलल, हैविंग थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी 2α। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। पहले वाले की जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी थी वो अल्फा थी, ये लिखा हुआ, ये अल्फा थी। दूसरे वाले की 2α है। और हमको जब एक रेजिस्टेंस हमारे हाथ में देखिए ऐसे था, 2R है, और इसी के पैरेलल में हमने एक R रेजिस्टेंस लगाया, इसका थर्मल कोफिशिएंट था 2α और इसका थर्मल कोफिशिएंट है अल्फा। अब इस सिस्टम का पूरी कहानी का इफेक्टिव हैविंग थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी 2α, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब हमको निकालनी है अल्फा इफेक्टिव, हमको निकालना है इस कॉम्बिनेशन के बाद अल्फा इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है। ये यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफेक्टिव की बात की जा रही है कि इनको जब हम ऐसे लगा देंगे तो अल्फा इफेक्टिव की वैल्यू क्या मिलने वाली है, ये हमें सिचुएशन निकालनी है। अब देखिए कैसे इसको कर सकते हैं। जब भी हम पैरेलल में किसी कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं R इफेक्टिव का। इसका R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, R इफेक्टिव की अगर बात करूं तो 1/, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, इसको जब सॉल्व करते हैं तो शॉर्टकट टाइप आपको याद होगा, बन जाता है R1
R2 अपॉन R1 प्लस R2। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब यहां पर ये ध्यान क्या रखिए कि जो इन्होंने R दे रखा है या 3R दे रखा है, हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। जब भी आपको कहीं टेम्परेचर ना दे रखा हो, आप रेफरेंस पॉइंट उसको मान लीजिए। अगर आप रेफरेंस पॉइंट नहीं मानेंगे तो ये सवाल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स और निकलेगा नहीं फिर ये, समझ रहे हैं। तो जब भी ये R और 3R दे रखा है तो कोई रेफरेंस पॉइंट आप 0 पकड़ लीजिए कि 0 डिग्री पर ये वैल्यू दे रखी है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर पहले वाले का जो R1 है वो R है, दूसरे वाले का 3R है। तो अगर मैं R 0 डिग्री पर इफेक्टिव निकालूं, इफेक्टिव वैल्यू, तो कितनी होगी? R1 R2 यानी R इंटू 3R अपॉन R प्लस 3R, तो 3R स्क्वायर अपॉन 4R यानी 3/4R। ये वैल्यू कब के लिए है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R इफेक्टिव। R इफेक्टिव मतलब जब ये कॉम्बिनेशन इस तरह से लगा हुआ था 0 डिग्री पर। 0 डिग्री नहीं मानेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, सवाल नहीं हो पाएगा। तो जब भी रेफरेंस पॉइंट मानना दिया हो टेम्परेचर 0 पकड़ लीजिए। आगे बात करते हैं। अब जब आपने टेम्परेचर बदला, किसी टेम्परेचर पे चले गए, तो उस टेम्परेचर पे पहले वाले की कहानी क्या होगी? R1 की। तो R1 टेम्परेचर हो जाएगा कितना? पहले R0 पे R था, फॉर्मूला ये लिखते थे ना, R0 1 प्लस जो कोफिशिएंट था इंटू T, ऐसे लिखा करते थे। तो यहां पर मैंने R0 को R पकड़ लिया है देखते हुए, तो ये रहा R1 प्लस थर्मल कोफिशिएंट इसकी अल्फा है, तो ये तो अल्फा रहा। और टेम्परेचर तो उसको किसी टेम्परेचर पे हम मान लेते हैं T पर बातचीत की जा रही है, तो इसको मैं T लिख देता हूं। मेरे ख्याल से आप बात समझ पाए होंगे। अब हम लोग दूसरे वाले रेजिस्टेंस को T टेम्परेचर पर देखते हैं कितनी वैल्यू दे रहा है। तो मैं R2 ले रहा हूं दूसरे वाले का, R0 कितनी है उसके लिए? 3R। 1 प्लस अल्फा कितना है? थर्मल कोफिशिएंट 2 अल्फा, तो ये रहा 2 अल्फा। और टेम्परेचर तो हमने T वही ले रखा है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 3R 1 प्लस 2 अल्फा T। ये अब R1 R2 हो गए किसी टेम्परेचर T पर, हैं तो ये पैरेलल में ही जुड़े हुए। तो पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आया? देखिए, अब देखिए, हैं तो ये पैरेलल में ही। तो अब जो R टेम्परेचर T पर इफेक्टिव कितना आया, ऐसे लिख देता हूं, R1 R2, ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही हमने, अपॉन R1 प्लस R2। इसके तहत R1 अब आ चुका है R1 प्लस अल्फा T इंटू 3R R1 R2 1 प्लस 2 अल्फा T अपॉन, इक्वल टू का साइन है ये, और नीचे R1 प्लस R2, तो R1 प्लस अल्फा T प्लस 3R1 प्लस 2 अल्फा T। ये वैल्यू आई, थोड़ा इसको सॉल्व करना होगा। अब देखिए, ये एक एक्सप्रेशन हमारे सामने है और एक दूसरा R इफेक्टिव जो निकाला है R0 करके इस फॉर्मूले से, वो भी यहां रख देंगे। जैसे RT मैं इफेक्टिव लिखूं तो इसको लिख सकते हो R0 इफेक्टिव 0 डिग्री पर कितना था? 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव इनटू टेम्परेचर। ये भी तो एक फॉर्मूला बना ना, जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिससे ये लिखा है। ये पूरा इफेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो R0 इफेक्टिव हमको पता है, यहां पर कहां गया? ये 3/4R। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं और आपको देखिए एक अच्छा सवाल है। तो यहां पर मैं RT इफेक्टिव को, R0 इफेक्टिव का मतलब 3/4R 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव इंटू T भी लिख सकता हूं। तो एक तो हमारा R इफेक्टिव टेम्परेचर T पर आ रहा है और दूसरा इस फॉर्मूले से आ रहा है। दोनों को इक्वेट कर देंगे, अल्फा एक इफेक्टिव निकाल लेंगे। बात पकड़ में आ रही होगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, कलर कुछ चेंज कर लेना बेहतर होगा। यहां पर आप देखिए तो वैल्यू कितनी आ रही है? ये हो जाएगी 3R स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 प्लस 2 अल्फा T, फिर आ जाएगा प्लस अल्फा T प्लस 2 अल्फा स्क्वायर T स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर वाली टर्म्स को इग्नोर करते चलेंगे क्योंकि अल्फा स्क्वायर काफी छोटा होगा। आगे बात करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम लोग,
तो वैल्यू देखिए कितनी आने वाली है, इसको ऐड कर दीजिए। तो ये एक, चलिए मैं सिंपली ऐड करूं तो 3 1 4 आर आप जोड़ पा रहे होंगे, और ये आर अल्फा टी और 6 यानी 7 अल्फा टी आता दिख रहा है, 7 आर अल्फा टी। फिर से देख लीजिए, आर अल्फा टी और 6 अल्फा टी, तो 6 और 1 7, तो 7 अल्फा आर टी, ये वैल्यू यहां पे दिखाई पड़ रही है। अब आर कॉमन लेके ऊपर से काट दीजिए तो वैल्यू बची 3 आर, नीचे बचा 4 + 7 अल्फा टी, और यहां पर इस वैल्यू को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, इग्नोर, तो इग्नोर कर देंगे क्योंकि अल्फा स्क्वायर इज वेरी लेस, तो केवल वैल्यू बचेगी 1 + 3 अल्फा टी। ये देखिए, और थोड़ा एक कदम आगे चलते हैं, यानी मैं इसको लिखना चाहूं तो आर इफेक्टिव टेम्परेचर टी पर, ये वैल्यू होगी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 + 9 अल्फा टी अपॉन 4 + 7 अल्फा टी। ये देखिए वैल्यू यहां पर आ रही, ये वैल्यू और ये वैल्यू होनी चाहिए बराबर, क्योंकि है तो वैल्यू वही। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, थोड़ा सा एक कदम और आगे जाते हैं और कलर बदल लेते हैं पहली बार, जिससे फर्क समझ में आए। तो मैं लिख रहा हूं 3/4 आर 1 + अल्फा इफेक्टिव इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू आर 3 + 9 अल्फा टी अपॉन 4 + 7 अल्फा टी। मेरे ख्याल से आप बात पूरी तरह पकड़ पा रहे होंगे। अब ये आर से आर गया कट, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर इसको लिख देते हैं 3 1 + अल्फा इफेक्टिव इंटू टी 4 + 7 अल्फा टी, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 12 हो गया, और ये 36 अल्फा टी हो गया जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब आगे मल्टीप्लाई फिर से कर लीजिए, तो 3 से इसको कर लेते हैं अंदर पहले, तो आ गया कितना 4 + 7 अल्फा टी, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 अल्फा इफेक्टिव टी, 1 से किया तो लिख दिया, इससे किया तो ये लिख दिया, इससे इसको करो तो 7 अल्फा इफेक्टिव इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 + 36 अल्फा टी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आराम से करते चलिए। अब यहां पर देखिए, ये जो भी स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा इसको फिर से हम इग्नोर कर देंगे बेटा। क्यों? क्योंकि अल्फा इफेक्टिव इंटू अल्फा, ये जो वैल्यू होगी इसका ऑर्डर या बहुत छोटी वैल्यू, 0 में लिख रहा हूं, 0 नहीं लिखना चाहिए, वेरी स्मॉल कहना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वेरी वेरी स्मॉल। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे यहां पर। अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए 3 4 + 7 अल्फा टी + 4 अल्फा इफेक्टिव इंटू टी इज इक्वल टू 12 + 36 अल्फा टी। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करिए, अल्फा इफेक्टिव निकालना है अपने को, और ये हो गया 12 बेटा, और ये हो गया 21 अल्फा टी, ये हो गया 12 अल्फा इफेक्टिव इंटू टी 12 + 36 अल्फा टी। ये 12 और 12 हो गए यहां से कैंसिल, ये 21 उधर जाएगा, तो 12 अल्फा इफेक्टिव इंटू टी, 36 अल्फा टी में 21 अल्फा टी घटा देंगे तो 15 बचेगा, 36 अल्फा टी माइनस 21 अल्फा टी विच इज इक्वल टू 15 अल्फा टी। तो यहां पर अल्फा इफेक्टिव देखिए कितना आया, अल्फा इफेक्टिव इसकी वैल्यू हुई 15 अल्फा टी अपॉन 12 टी। तो टी से टी गया कट, और 3 5 जा 15, 3/4 अल्फा। ये आपका आंसर आ गया। तो ये एक अच्छा सवाल है और आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने करवा दिया कि आपको कंफर्ट मिले और समझने का मौका भी मिले। ठीक, एक बात का शुरुआत में आप दिखाता हूं, नोट भी कर लीजिए, और एक बात और मैं रिपीट कर देता हूं कि यहां पर देखिए, ये दिमाग में आपको ख्याल आ सकता है कि ये जो यहां पर ये दिया नहीं था कि टेम्परेचर 0 पर ये रेजिस्टेंस है, तो किसी टेम्परेचर T पे लेते हैं हम। अगर किसी टेम्परेचर T पे लेते तो दिस क्वेश्चन विल बी मोर कॉम्प्लेक्स और निकलता नहीं है।
इसलिए जब भी आपको टेम्परेचर ना दिया जाए, किसी का रेजिस्टेंस बोला जाए, तो कोई रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए। रेफरेंस पॉइंट मानना ही है तो जीरो क्यों ना माने, क्योंकि हमारे लिए सबसे सरल वही है। तो जीरो पे मान के आप सवाल करिए, बिल्कुल हो जाएगा और वो सही होगा। ये इसको नोट कर लीजिए बेटा। इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं, मेरे ख्याल से इसको हटाऊं पहले। खैर, आपने नोट जो मैंने लिखा है वो तो इसके अंदर है ही, ये आप नोट कर लें बेटा पूरा वर्किंग, जिससे इस सवाल को आप आसानी से लगा सकें। ये मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा और ऊपर तक ले जाते हैं जिससे वर्किंग की क्लैरिटी रहे। वीडियो पॉज करें और नोट कर लें। तो इसकी वर्किंग भी थोड़ी नोट करनी पड़ सकती है आपको, क्योंकि बेटा ये कुछ चीज़ें इग्नोर की गई। अगर वो इग्नोर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत करेगा। तो इस तरीके से सवाल निकाल सकते हैं। चलते हैं इसके आगे की करते हैं बात। ये रही बात कि हम लोग रेजिस्टेंस में या रेजिस्टर्स बनाते वक्त एलॉय का यूज़ क्यों करते हैं। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ, बाकी अलग से कलर कोडिंग, कार्बन्स वगैरह की जिक्र अलग से करूँगा। यहाँ फोकस करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि एलॉयस को हम लोग यूज़ करते हैं इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। पहली बात क्या है, आप सबसे इंपॉर्टेंट देखें कि हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। दीज एलॉयस हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इसकी काफी ज्यादा होती है। तो आपको रेजिस्टेंस बनाना है तो उस हिसाब से आप ढाल सकते हैं कितना रेजिस्टेंस आपको देना है, उसमें कोई परेशानी नहीं आती। यहां तक कि दूसरा जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो काफी कम होता है, वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से रेजिस्टेंस उसका नहीं बढ़ेगा ज्यादा। आपने भी देखा था कि RT की वैल्यू 1 + R0 1 + αT लिख देते हैं हम लोग। अगर ये वैल्यू लिख रहे हैं और अल्फा हमारा काफी कम है, अल्फा की बात कर रहे हैं, अल्फा कम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेजिस्टेंस हमारा नहीं बढ़ेगा लगभग। तो वो एक तरीके से टेम्परेचर की डिपेंडेंस काफी कम हो जाएगी। तीसरी बात क्या है कि एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती हैं, मतलब लिखना चाहिए लीस्ट affected by atmospheric condition। एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब क्या रहा, जैसे कि एयर है, मॉइस्चर है, नमी मान लीजिए, अक्सर नमी में कई पार्ट्स खराब होने की चक्कर रहता है, ये सब दिक्कत इसमें नहीं होती, तो पसंदीदा एक बन जाता है। दूसरा, कॉपर बहुत यूज करते हैं एज ए कंडक्टर वायर में। तो जब भी हम लोग कॉपर से इसको जोड़ते हैं तो इसका जो कांटेक्ट पोटेंशियल होता है वो काफी कम होता है विद द कॉपर। तो कांटेक्ट पोटेंशियल विथ कॉपर इज स्मॉल, क्योंकि जब रेजिस्टेंस आप लेंगे तो रेजिस्टेंस तो किसी सर्किट में ही लगाएंगे ना, तो वहां कॉपर काफी यूज किया जाता है। तो कॉपर के साथ इसका कांटेक्ट पोटेंशियल कम होता है, तो एनर्जी का लॉस भी नहीं होता, आप आराम से जो चाहते हैं वो रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए कि किसका जवाब है या किसका आंसर है कि हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स में एलॉय को क्यों प्रेफरेंस देते हैं बनाते वक्त। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एलॉय इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। अब बात करते हैं आगे की। तो बच्चों अभी बात करते हैं ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की। जैसा आप जानते हैं कि जो सब्सटेंसेस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंसेस। देखिए, ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले कई सब्सटेंसेस होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, लेकिन ये फंडामेंटल लॉ नहीं है, यानी सारे सब्सटेंस इसको फॉलो नहीं करते। फंडामेंटल लॉ होने का मतलब क्या हो गया कि सारे सब्सटेंस को फॉलो करना होगा। तो ये सारे सब्सटेंस फॉलो नहीं करते, जबकि कई सारे करते हैं। तो जो करते हैं ओम्स लॉ फॉलो, उसको हम बोलेंगे ओमिक रेजिस्टेंस, और जो फॉलो नहीं करते हैं उसे बोलेंगे नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस। बात समझ में आ रही होगी आपको। और ओम्स लॉ जैसा मैंने बताया कि फंडामेंटल लॉ नहीं है, अंडर सर्टेन कंडीशंस कई सारे सब्सटेंस इसको फॉलो करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग के दिमाग में, मैं टाइटल देखता हूं
ओमिक कंडक्टर से, ये अलग की बात है। अभी टाइटल में जो पॉइंट आपको हाईलाइट करना चाहता हूं वो ओमिक रेजिस्टेंस में, यानी ओम्स लॉ जो फॉलो करते हैं उसमें ऐसा हमारे दिमाग में फीलिंग रहती है, या 10th क्लास में जो पढ़े रहते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन मिल जानी चाहिए वी आई ग्राफ के बीच में। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जो पढ़े हुए हैं v अपॉन आई इज इक्वल टू आर पढ़े रखा है, आर का मतलब कांस्टेंट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये v है, ये i है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है? क्या जवाब देंगे आप? वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए। ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ फॉलो करने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो ये है कि जो वी आई ग्राफ है वो हमारा ओरिजिन से पास होना चाहिए। ये v है, ये i है, तो जो लीनियर रिलेशनशिप होगी, स्ट्रेट लाइन होगा, और वो कहां से पास होगा? ओरिजिन से। यानी जब v को हम एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे होंगे तो एक डायरेक्शन में करंट बढ़ रही होगी, और v को जब हम अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू करेंगे डायरेक्शन बदलकर, तो i की भी डायरेक्शन बदल जानी चाहिए, जबकि उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी डिपेंडेंसी v पर लीनियर होनी चाहिए, यानी आएगी स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसा आपने देखा कि अगर मैं ये v इधर i के टर्म्स में इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, v के टर्म्स में इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो अगर v में नेगेटिव कर दूं इस तरफ, तो करंट की वैल्यू देखिए नेगेटिव आ गई, इस तरफ आ गई, ये आ गया ना इधर वाले प्लॉट, और पॉजिटिव कर दूं v तो i पॉजिटिव आ गया इधर, यानी v का डायरेक्शन बदलने पर i का डायरेक्शन बदलना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए, और ग्राफ जब बनाए तो वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। तब हम उसको बोलते हैं कि ये ओमिक रेजिस्टेंसेस है, या ये सब्सटेंस ओम्स लॉ फॉलो करता है। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने बताया ओमिक कंडक्टर्स, जैसे प्योर मेटल की बात करें तो इस तरह का एक रिलेशनशिप मिलेगा, किसके केस में? प्योर मेटल के केस में। और v और i ग्राफ तो आप बना ही सकते हैं, v इधर या इधर कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इधर v और इधर i कर देता हूं, बन जाएगा ग्राफ। इसी में अगर आप दूसरा एक ग्राफ बनाना चाहें v और i के रिलेशन में, तो थोड़ा सा कर्व अगर कम कर दें ऐसे, तो इस सिचुएशन में ये किसका ग्राफ मैंने बनाया? CuSO4 का सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट है समझ लीजिए, विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ठीक, तो ये ओमिक रेजिस्टेंसेस हैं जो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं। अब वो रेजिस्टेंसेस, समझ गए होंगे, ये बात हम लोगों ने पढ़ रखी है। अब वो रेजिस्टेंसेस जो नॉन ओमिक है, देखिए, तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकते हैं साहब की वीआई ग्राफ को फॉलो ना करे, मतलब ओरिजिन से ना पास हो, वीआई ग्राफ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी एग्जांपल दे देता हूं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे इसका अगर एग्जांपल की बात की जाए तो आप एसिडिक H2SO4 ले वाटर ले, एसिडिक वाटर की बात कर रहा हूं, या डाइल्यूट H2SO4 ले, तो डाइल्यूट H2SO4, इसका ग्राफ खींचेंगे अगर आप, वाटर एसिडिफाइड डाइल्यूट H2SO4, तो ये वाटर एसिडिफाइड डाइल्यूट SO4 लेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ये V है, ये I है, और यहां कहीं आपको मिलेगा V0। तो देखिए ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, तो वाटर एसिडिफाइड डाइल्यूट H2SO4 का जो ग्राफ लेंगे वो ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, इसलिए क्या है? ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। मेरी बात आप तक पहुंची होगी। दूसरा ऐसा हो सकता है कि लीनियर रिलेशनशिप फॉलो ना करें, VI relationship is not linear। अब जैसे आप मेटल लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, उस मेटल में भी काफी देर तक अगर करंट को फ्लो कर देंगे तो लीनियर रिलेशनशिप के बाद वो कर्व नेचर लेना शुरू कर देता है। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये कर्व नेचर लेना शुरू कर देगा। तो ये क्या है? ये हमारा नॉन
ओमिक बिहेवियर है, और वी आई ग्राफ जैसे जानते हैं, मान लीजिए इधर वी बना रखा है, इधर आई बना रखा है, किधर भी बना दें, कहने का ये मतलब है कि जो भी बनाए उस कॉन्टेक्स्ट में बनाए। तो वो वी आई ग्राफ हमने बना रखा है और यहां पर ये स्ट्रेट लाइन न जाके कर्व नेचर लेने लगता है, तो वी आई ग्राफ इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस। कुछ ऐसे रेजिस्टर्स होते हैं जो वोल्टेज की एक वैल्यू पर दो करंट दिखाने लगते हैं, यूनिक वैल्यू नहीं देते, तो नॉट ए यूनिक रिलेशनशिप। वी आई रिलेशनशिप इज नॉट यूनिक। इसका क्या मतलब हुआ अभी मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ग्राफ की बात करूं बेटा, मैं थोड़ा सा इसको और यहां बनाने की कोशिश करता हूं ना, तो यहां बात कर लूं, जैसे थायरिस्टर्स होते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या है, ले सकते हो थायरिस्टर्स। अब इसी में देखें, अगर आप, मैं प्लस वी इधर दिखा देता हूं, आई इधर दिखा देता हूं, मोटे तौर पे ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो यहां पर देखिए v की एक वैल्यू के लिए, v1 के लिए, ये देखिए 2 आई मिल रही है, ये i1 i2 आप देख पा रहे हैं। तो v1 के लिए यूनिक ये i1 है और ये i2 है। ऐसा बिहेवियर ये शो करने लगते हैं थायरिस्टर्स। वो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके कई लेयर से मिलकर बनाए जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपने क्या देखा कि v1 पे ही एक ही वोल्टेज पर दो करंट मिलने लगती है, यानी इनकी जो रिलेशनशिप है वो यूनिक नहीं है। और अगर बात करें आप और रिलेशनशिप की, तो साइन पे डिपेंडेंसी हो जाती है, मतलब पॉजिटिव के लिए अलग बिहेवियर शो कर रहा है। ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं इन डिटेल, कि डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ वी, मतलब आई की वैल्यू वी पर डिपेंड करती है। अगर आप देखें तो आपने डायोड पढ़े होंगे, पीएन जंक्शन डायोड एग्जांपल के तौर पर, पीएन जंक्शन डायोड कैसा, देखिए इनका ग्राफ आता है, इनका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये आप पढ़ेंगे जब सेमीकंडक्टर्स, तो इन डिटेल ज्यादा स्टडी करेंगे, अभी मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूं। कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा, ये प्लस वी हो गया, ये माइनस वी हो गया, ये प्लस आई हो गया, ये माइनस आई हो गया। तो आप देख रहे हैं जब ये एक फॉरवर्ड वाइसिंग में होता है, मतलब वो सब बातें तब की जाएंगी, तो प्लस वी में होता है तो ये एक रिलेशनशिप देता है, वी बढ़ाने पे आई बढ़ रहा है। और जब निगेटिव डायरेक्शन में लगाते हैं तो सीधे तौर पर वी में ग्रोथ बहुत कम होती है या आई बहुत कम मिलती है आपको, और एक ऐसा ब्रेक इवन या ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है जहां पर बहुत ज्यादा आई मिल जाती है। तो इस पे भी डिपेंड करता है। इस पूरी चर्चा से हम क्या चीज सीख पाए कि ओम्स लॉ फंडामेंटल लॉ नहीं है। बहुत सारे सब्सटेंसेस ओम्स लॉ फॉलो करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। जो मटेरियल या सब्सटेंसेस ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस का ग्राफ जब आप खींचेंगे वी आई ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। अगर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है तो उसमें कई तरह की खामियां, मतलब स्ट्रेट लाइन छोड़ के कई तरह की पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैंने डिस्कस किए। इस तरह आप ये बात समझ सकते हैं। आगे बात ले चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स का जिक्र मैंने कर दिया है। अब आगे बात करते हैं बेटा सुपर कंडक्टिविटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब किसी मटेरियल को या सब्सटेंस को हम कूल डाउन करते जाते हैं नॉन मैग्नेटिक फील्ड में, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं लिख दूंगा एक लाइन, तो हम क्या देखते हैं कि उसका रेजिस्टेंस मेटल अगर है तो घटता जा रहा घटता जा रहा घटता जा रहा, मेटल है या कुछ और है जो जिसका रेजिस्टेंस घट रहा है, टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस घट रहा है, और घटाते घटाते हम इतना टेम्परेचर ला देते हैं कि उसका रेजिस्टेंस उस समय जीरो हो जाता है या रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। जब रेजिस्टेंस रही नहीं जाता तो वो पदार्थ या सब्सटेंस कैसा बिहेव करने लगता है, सुपर कंडक्टर की तरह, क्योंकि वो करंट के फ्लो में कोई अपोजिशन नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पर मरकरी को पारा थर्मामीटर में जो होता है, उस मरकरी को अगर आप कूल डाउन करते चले जाएं, करते करते 4.2 केल्विन पर आ जाएं, 4.2 केल्विन विच इज वेरी वेरी लेस, तो इतने केल्विन पर
मैं ग्राफ भी बनाता हूं, आप देखेंगे कि वो अपना रेजिस्टेंस या पोजीशन टू द करंट छोड़ देता है और वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। हम लोग क्यों चाहते हैं किसी मटेरियल या सब्सटेंस को सुपर कंडक्टर बनाना? क्योंकि हमारे बड़े काम की चीज है। हाई डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम लॉस से भेज पाएंगे। कहीं भी किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करानी है तो वो आराम से करा पाएंगे बिना लॉस किए हुए। और भी बहुत सारी फायदे हैं इसके सुपर कंडक्टर मटेरियल के। लेकिन अभी तक हम लोग ऐसा सुपर कंडक्टर मटेरियल नहीं ढूंढ पाए या बना पाए हैं जो रूम टेम्परेचर पे काम कर जाए। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे काम नहीं, 4.2 केल्विन तो बहुत ही कम होता है। अभी हम 120 केल्विन 125 केल्विन तक काम कर पाए हैं, जो काफी कम है। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे केल्विन की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो करीबन 295 केल्विन आना चाहिए टेम्परेचर, उस पर सुपर कंडक्टिविटी मिले। तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। खैर, मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था उसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको फील दूं कि ये मैं एक टेम्परेचर केल्विन में दिखा रहा हूं और ये मैं रेजिस्टेंस ओम में दिखा रहा हूं सपोज करिए, तो यहां पर आप देखेंगे इस तरह का कुछ बिहेवियर ऐसे शो होता है। बल्कि ये तीखा ग्राफ होना चाहिए, काफी ऐसा शो करते हैं। और इसे स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं मरकरी के तौर पर, और ये कितनी वैल्यू है 4.2 केल्विन के आसपास। ये किसका ग्राफ है? Hg का, मरकरी का। और इस टेम्परेचर का भी एक नाम बोलते हैं जिसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे हम TC से डिनोट करते हैं। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में एक सब्सटेंस या मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। भी मैं लिख देता हूं इसको। और 4.2 केल्विन एक एग्जांपल है मरकरी के लिए, जहां पर ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अब बात कर देते हैं कि आखिर सुपर कंडक्टर है क्या। जो मैंने बताया वो आप समझ तो गए होंगे, लेकिन अगर लिख लें तो और अच्छी बात हो सकती है। तो क्या लिखना चाहिए हमें? द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, द फिनोमिना पढ़ते हैं इसको, ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ resistivity by certain metals and alloys, by certain metal and alloys when they are cooled जब वो ठंडे किए जाते हैं, कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। अब उस टेम्परेचर का क्या नाम है वो भी लिख लेते हैं। तो अगर कहीं पूछें कि व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी या क्या होती है, तो आप लॉजिकल समझ भी गए और नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस undergoes a ट्रांजिशन लिखा हुआ है, पढ़ पाओगे? तो ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर, बहुत ही सरल, सुपर कंडक्टर इन ए जीरो, बड़ा इंपॉर्टेंट, जीरो मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ट्रांजिशन
ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे आप टीसी कहते हैं। तो ये दो चीजें मैं हट जाता हूं, आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर कंडक्टिविटी में कि मटेरियल को कूल डाउन करते जाएंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो अगर कूल डाउन करते हैं तो वो कंप्लीट लॉस कर देगा रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का, तब वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर ये करेगा, जीरो मैग्नेटिक फील्ड में, ये पॉइंट को जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जीरो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरा इफेक्ट बनेगा जिसका नाम है मेजनर इफेक्ट, अभी देखते हैं हम लोग। तो ये सुपर कंडक्टिविटी की कहानी है। अगली बात समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, मेजनर इफेक्ट। अब मेजनर इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम लोग किसी कंडक्टर को, सब्सटेंस को, कंडक्टर को कूल डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसको इतना ठंडा करें कि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे चले जाए, मैग्नेटिक फील्ड लगा है इस समय, तो हम क्या देखते हैं कि वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर से ले जाने की परमिशन नहीं देता वो। क्या एग्जांपल है, फिर से मैं डायग्राम से भी दिखा रहा हूं, फिर से बताऊंगा आपको। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, मैं यहां बनाता हूं, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ये देखिए बढ़िया सा मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, देख पा रहे हैं आप कि एक तरीके से इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, सपोज करिए। अब हम जब टेम्परेचर ही क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ा, अगर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से छोटा हो जाए T, हमने इतना कूल डाउन किया कि क्रिटिकल टेम्परेचर से छोटा कर दिया टेम्परेचर, उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे, हम क्या देखेंगे कि इधर से बाईपास कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाने वाला। देख पा रहे होंगे आप मेरे ख्याल से। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, लाइंस कुछ इस तरह से निकल जाएंगी, दूर जाते जाएंगे तो स्ट्रेट हो जाएंगी, फिर एक अलग की बात है। ये आपका सब्सटेंस है, ये आपका सब्सटेंस है, तो वो क्या बन जाता है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक आगे पढ़ेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करते हैं, पसंद नहीं करते, इसे ही बोलते हैं मेजनर इफेक्ट। तो मेजनर इफेक्ट क्या है, मैं एक लाइन लिख देता हूं जिससे आप समझ भी पाएं, और अगर नोट्स बनाते हैं, जो कि बनाने चाहिए, तो जरूर आप समझें उससे। द एक्सपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक flux from a superconducting material when it is cooled down, या cooled down below the critical temperature, TC in a magnetic field is called मेजनर इफेक्ट। अब ये जो मेजनर इफेक्ट है, इसका फायदा क्या हमको मिल जाता है, देखिए समझ गए होंगे। एक्सपल्शन यानी कि हम किसी भी कंडक्टर को क्रिटिकल टेम्परेचर से और ज्यादा ठंडा करते हैं, उससे बिलो जाते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में वो एक्सपल्शन कर देता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर से नहीं ले जाने देगा। तो आपने बुलेट ट्रेन देखी होंगी, जो जापान में सुनते हैं, सफर करने का मौका तो नहीं मिला, जो रेल्स पे नहीं चलती, हवा में चलती। तो आपने सपोज नीचे मटेरियल लगाया है, ऊपर ट्रेन है, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रखा है जो कि ये पसंद नहीं करता, तो वो दूर जाएगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और वो बहुत तेजी से स्पीड से ट्रेन चलेगी मेजनर इफेक्ट पे। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे लगा है और ट्रेन में ऐसा आपने डेवलपमेंट कर रखा है
जो कि डायमैग्नेटिक तरह से बिहेवियर करे, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, तो आप हवा में ट्रेन को विदाउट रेल चला सकते हैं, चल रही है, जापान वाले चलाते हैं। तो उस समय आपका वियर एंड टेयर कम होता है, बहुत तेज स्पीड होती है, बहुत कुछ और भी होता है जो फायदे लिए जाते हैं। तो ये जैसा मैंने बताया था, ये मेजनर इफेक्ट की कहानी है। और यहां मैं देखूं कि शायद एप्लीकेशन सुपर कंडक्टर्स के शायद लिखे, जो मैं आपको बता रहा था कि सुपर कंडक्टर्स के जो इफेक्ट हैं वो क्या है कि बहुत तगड़ा वेरी स्ट्रॉन्ग हाई मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं आप, हाई मैग्नेटिक फील्ड साइंटिफिक स्टडी के लिए, फॉर रिसर्च वर्क। दूसरा क्या है, हाई स्पीड कंप्यूटर्स बना पाएंगे, वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स बनाए जा सकते हैं, जो मेमोरी स्टोरेज वगैरह है, कैलकुलेशन वो बहुत ज्यादा अच्छी कर देंगे। वेरी हाई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर्स, वेरी हाई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर्स आप समझते होंगे, जो करंट नापने या वोल्टेज नापने के तब्दीली करके काम आता है। इलेक्ट्रिसिटी को, पावर ट्रांसमिशन विथआउट एनी वेस्टेज ऑफ पावर कर पाएंगे। अभी क्या है कि जितनी भी हम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हमारे तक घरों तक आने में ही उसका एक डाटा के अनुसार आधे से भी ज्यादा वेस्ट हो जाता है, 40 to 50%। 100 यूनिट अगर बनी, हमारे घर तक आते आते वो 60 या 50 यूनिट ही रह जाती है हीट लॉस में। तारों से आती है और तार भी हीट लॉस में निकल जाता है। तो अगर ऐसी सुपर कंडक्टिविटी मिल जाए तो ये हीट लॉस हम बता सकेंगे। और ट्रेन का भी मैंने एग्जांपल दिया था, तो ट्रेन का मूवमेंट विथआउट रेल्स हम कर सकते हैं। ट्रेन विथआउट रेल्स का मतलब पटरियां, रेलिंग लिख दिया मैंने, आप समझ पा रहे होंगे, रेल्स लिखना चाहिए यहां पर। तो बिना पटरियों के ट्रेन को चलाया जा सकता है। ये एक एडवांटेज होते हैं सुपर कंडक्टिविटी के, इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हम बना लें जो रूम टेम्परेचर पे काम कर सके या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे काम कर सके। तो ये वीडियो लेक्चर्स में देखिए कई बातें मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ। टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर हम लोग ओम वाले पैटर्न पे आए कि ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी और मेजनर इफेक्ट। उम्मीद करता हूं कि जो लेक्चर है काफ़ी फ्रूटफुल और लर्निंग से भरा रहा होगा। आपको यही सजेशन रहेगा कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस या सीरियल वाइज देखते जाइए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप होते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।